लास्ट सेशन में हमने कवर किया इक्विटी मार्केट के कैश और स्पॉट सेगमेंट को, और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर्स को। बेसिकली ये जो फ्यूचर्स होते हैं ये डेरिवेटिव सेगमेंट का हिस्सा होता है। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स विच आर अवेलेबल। सबसे पहला डेरिवेटिव होता है फॉरवर्ड, उसके बाद आए फ्यूचर्स, उसके बाद आए ऑप्शंस, और सबसे आखिर में आए स्वैप्स। ये जो स्वैप्स होते हैं ये तो बैंक करती हैं आपस में इंटरेस्ट रेट का, तो इससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी मार्केट का पार्ट है, डेरिवेटिव सेगमेंट जो हम जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्या है? देखिए ये डेरिवेटिव की कहानी है ना, फॉरवर्ड से शुरू हुई। बेसिकली जहां पे भी डेरिवेटिव वर्ड आ जाए तो सबसे पहले तो एक चीज समझ जाना, डेरिवेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक तरीके का एग्रीमेंट। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक बायर या एक सेलर तो होगा, दो पार्टियों के बीच में ही होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की कहानी शुरू हुई, ये शुरू हुई फॉरवर्ड से सबसे पहले। चलिए फॉरवर्ड समझते हैं। देखिए आपने आशीर्वाद कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। आशीर्वाद कंपनी करती क्या है? आटा बनाती है। क्या लगता है आशीर्वाद कंपनी जितना भी आटा बेच रही है क्या ये खुद उगा रही है? नहीं। ये क्या करती होगी? किसानों से जाके कॉन्ट्रैक्ट करती होगी। क्या ये जब किसान की फसल कटने को तैयार है उस दिन जाके कॉन्ट्रैक्ट करती होगी क्या? नहीं। ये लोग पहले से जाके कांटेक्ट करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते होंगे कि भाई साहब आपके 3 महीने बाद जितनी फसल होगी मैं उसको इतने भाव से खरीदूंगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं आशीर्वाद कंपनी का परचेजिंग मैनेजर हूं। परचेजिंग मैनेजर कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के लिए खरीदारी करता है। अब मैं गया किसी किसान के पास और उसके पास जितनी भी जमीन है उस पे मान लेते हैं 200 बोरी गेहूं उगता है। मैंने उससे डील कर ली क्या कि इस बार आपके जो गेहूं उगेंगे 200 बोरी, उसको मैं 2000 रुपए प्रति बोरी के भाव से खरीदूंगा, और हमने उसकी लिखा पढ़ी यानी एक एग्रीमेंट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें एक इशू आने लगा। क्या आता है? या तो बायर डिफॉल्ट हो जाता है या तो सेलर डिफॉल्ट हो जाता था। ऐसा हो सकता है ना कि जिस दिन मैं किसान के पास जाऊं कि भैया 200 बोरी गेहूं दो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उस समय मार्केट में जो भाव चल रहा हो वो 4000 का चल रहा हो, तो किसान मुझे क्यों देगा? वो मार्केट में नहीं बेच देगा। या फिर मार्केट का भाव 1000 रुपए चल रहा हो तो मैं मार्केट से खरीद लूंगा, मैं किसान से क्यों खरीदूंगा? तो ड्यू टू सम कंडीशंस बायर और सेलर डिफॉल्ट हो रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन लाया गया। क्या लाया गया? फ्यूचर्स के तौर पे। फ्यूचर्स होते क्या है? ये कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन होते हैं फॉरवर्ड के। इसमें बायर भी होता है, सेलर भी होता है, और एक बीच में गारंटर भी होता है जो बायर और सेलर से दोनों से मार्जिन रखा लेता है कि भैया अब भाग के बताओ या अब इस डील से बाहर निकल के बताओ। अगर आप इस डील को तोड़ोगे तो आपका जो मार्जिन अमाउंट है वो समझो कि डूब गया। तो यहां पे अगर हम हमारे फ्यूचर्स की बात करें तो यस डेफिनेटली ये जो फ्यूचर्स होते हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है और एक गारंटर होता है जो कि हमारा एक्सचेंज काम करता है। एज अ गारंटर हमारा एक्सचेंज काम करता है। अच्छा, अब ये जो इक्विटी फ्यूचर्स हम पढ़ रहे हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे किसी भी कंपनी का एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ साइकिल 3 महीने तक रहती है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी रहेगी, और जनरली क्या होती है फ्यूचर्स की? मंथली एक्सपायरी होती है, वो भी लास्ट थर्सडे। अच्छा, अगर लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी और लास्ट थर्सडे को कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गई तो एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को भी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गई तो ट्यूसडे को शिफ्ट होनी है। मतलब एक्सपायरी हमेशा प्री डेट पे शिफ्ट होती है, कभी भी पोस्ट डेट पे शिफ्ट नहीं होती है। ऐसे ही हर एक कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक उसका फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर। ठीक है, एक बंडल ऑफ शेयर है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 500 का लॉट साइज है, मतलब एक फ्यूचर खरीदोगे तो 500 शेयर पे डील करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्यूचर की कि एट अ टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने तक चलता है। एक्सपायरी डेट देखी जाए तो लास्ट थर्सडे होती है और हर एक फ्यूचर का लॉट साइज होता है। फ्यूचर्स को ट्रैक करने के लिए हम वापस से मार्केट पल्स ऐप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमने निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट को ओपन किया। यहाँ पे हमने रिलायंस के कैश सेगमेंट में क्लिक किया। यहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे बिड और आस्क लिखा रहता है उसी के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन करके एक बटन आ रहा है। इनमें से हमने फ्यूचर पे क्लिक करना है। फ्यूचर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक नया ही चार्ट ओपन हो जाएगा। टॉप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस लिखा है और रिलायंस के आगे एक डेट आ रही है। उस डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे कि रिलायंस का एक अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक मई का कॉन्ट्रैक्ट है और एक जून का कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के नाम में ही उनकी एक्सपायरी डेट भी लिखी गई है और एक्सपायरी कब होती है? महीने के आखिरी गुरुवार को। अच्छा, अब एक चीज समझो, फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस है ना, तो रिलायंस के इस समय 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन चल रहे हैं। जैसे एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा अप्रैल का, एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मई का और एक चल रहा होगा जून का। एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम बोलते हैं करंट मंथ। मई वाले को बोलेंगे नेक्स्ट मंथ और जून वाले को बोलेंगे फार मंथ। तो जो जिस भी महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप डील कर रहे होते हैं ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को करंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फिर उसके अगले महीने को हम बोलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और सबसे आखिरी वाले को उसको बोला जाता है फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि मैंने टीसीएस का फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर रखा है। लॉन्ग मतलब समझ में आया? बाय कर रखा है। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। फार मतलब तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, है ना, इन सब की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब अप्रैल की एक्सपायरी कब होगी? जब भी उसका लास्ट थर्सडे होगा। मई की कब एक्सपायरी होगी? जब भी उसका लास्ट थर्सडे होगा। और जून की कब एक्सपायरी होगी? जब भी उसका लास्ट थर्सडे होगा। अगर थर्सडे को गवर्नमेंट हॉलीडे है तो वेडनेसडे होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं आज अप्रैल की लास्ट थर्सडे, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा खुलेगा? मई, जून, जुलाई। क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एट अ टाइम किसी भी कंपनी के कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, देखिए मई और जून तो अभी भी अवेलेबल है ट्रेड के लिए। एट अ टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, तो अब वापस से कौन सा खुल जाएगा? जुलाई खुल के वापस से ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि भाई मई की भी एक्सपायरी आ गई, मई भी खत्म हो गया, तो अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा? जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा, अगर मई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जून को 1 महीना हो गया चलते हुए, सॉरी जुलाई को, है ना। अच्छा, अब वापस से जून भी खत्म हो गया, जून की भी एक्सपायरी आ गई। अब जब जून की एक्सपायरी आई तो जुलाई को कितने महीने हो जाएंगे चलते हुए? 2 महीने। अगस्त को कितने महीने हो जाएंगे? 1 महीने। और अगला कौन सा खुल जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वापस से 3 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए? 3, जिसमें से करंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अभी चल रहा है, जिस भी महीने में आप चल रहे हो उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट को करंट बोला जाता है, उसके अगले महीने को नेक्स्ट बोला जाएगा और उसके अगले महीने को फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, ठीक है। अब जब जुलाई की एक्सपायरी आएगी तो जुलाई की एक्सपायरी होगी कब? महीने के आखिरी गुरुवार को। कहने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि तीसरा महीना भी काउंट होगा। तो देखा जाए तो जुलाई कौन से महीने में जाके खत्म हो रहा है? तीसरा महीना। अच्छा, जब इसका 3rd मंथ होगा तो अगस्त का 2nd मंथ होगा और सितंबर का 1st मंथ होगा।
फिर वापस से जब अगस्त की एक्सपायरी आएगी तो अगस्त के आखिरी गुरुवार को खत्म होगा, तो अगस्त का भी देखा जाए तो कौन सा मंथ हो जाएगा, थर्ड मंथ। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी फ्यूचर्स होते हैं वो 3 महीने तक ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं, 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सपायरी हमने समझी कब होती है, लास्ट थर्सडे। रही बात लॉट साइजेस की, सबका लॉट साइज अलग अलग होता है ना। ये अभी लॉट साइज का हम और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि हर फ्यूचर का लॉट साइज अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज क्या है, ये जो फ्यूचर्स हैं इसमें सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज है इसकी कैलकुलेशन। देखो एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि फ्यूचर्स डेरिवेटिव का हिस्सा है, और डेरिवेटिव मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने 3-4 चीजें समझ ली कि 3 कॉन्ट्रैक्ट एट ए टाइम ओपन होंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने तक अवेलेबल रहेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है जो कि पर्टिकुलर उस मंथ के लास्ट थर्सडे की होती है, और हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं मतलब फ्यूचर्स हैं, इनको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें इनकी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। जैसे हमने इक्विटी की कैलकुलेशन समझी थी, तो हमेशा फ्यूचर में एक चीज याद रखना, जैसे हमने इक्विटी में समझा था कि इंट्राडे और डिलीवरी में कैलकुलेशन में बहुत अंतर आया था। जहां इंट्राडे में 5 गुना लिमिट मिलती है, वहां डिलीवरी में कोई लिमिट नहीं मिलती। बट फ्यूचर में एक बहुत अच्छी चीज है, आप इंट्राडे ट्रेड कर लो या डिलीवरी ट्रेड कर लो, सेम कैलकुलेशन होती है, वहां पे किसी भी प्रकार का अमाउंट में अंतर नहीं आता। तो चलिए कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए अब यहां पे अंतर नोटिस करिएगा, क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं एबीसी करके कोई फ्यूचर है, ठीक है, और ये चल रहा है 500 रुपए पे। अब यहां पे मैं लॉट साइज लिख रहा हूं। अभी तक जब भी हमने कैलकुलेशन करी है, जैसे इक्विटी में कैलकुलेशन करी थी, तो यहां पे मैं क्वांटिटी लिखता था, बट अगर मैं फ्यूचर पे आ गया तो यहां पे मैंने लॉट साइज लिखा। अच्छा, मान लेते हैं इसका लॉट साइज है 1000 का, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इक्विटी मार्केट की कैलकुलेशन के लिए, कैश की कैलकुलेशन के लिए मैं यहां लिखता था बाइंग वैल्यू, बट फ्यूचर में यहां पे लिखता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 का लॉट साइज है, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकल जाएगी 5 लाख, है ना। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकल गई 5 लाख। अच्छा, अब फ्यूचर में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका जो एक्सचेंज और ब्रोकर है ना, वो ये बोलते हैं कि यार आप शेयर पे तो डील कर नहीं रहे हो, आप तो शेयर पे बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट यानी एक वायदे पे डील कर रहे हो, तो आप पूरा पैसा मत दो, आप पूरा पैसा देके ये ट्रेड मत करो, आप तो हम आपको जो मार्जिन अमाउंट बता रहे हैं उस पे ट्रेड कर लो, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेड वो मार्जिन अमाउंट आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए, दैट्स इट, यही है उनका नियम। तो ये यहां पे एंट्री होती है मार्जिन सिस्टम की, फ्यूचर में चलता है मार्जिन। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे इस कैलकुलेशन के लिए मार्जिन पकड़ लेता हूं 10%। अच्छा, मार्जिन के रिगार्डिंग एक और चीज सीखो कि ये जो मार्जिन होता है ना, ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर सकता है, सबके रिस्क कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, सबके रिस्क कैलकुलेशन का मॉडल अलग होता है ना। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है, और रियल टाइम पे कैलकुलेशन होती है इसकी। आप पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि यार ये फ्यूचर इतने में मैं बाय कर लूंगा या सेल कर लूंगा, क्या ये रियल टाइम पे कैलकुलेशन होती है। इवन ये भी होगा, मान लेते हैं आपने इन्फोसिस का कोई फ्यूचर खरीदा 1 लाख रुपए में, 10 मिनट बाद वही फ्यूचर 1,10,000 में आ रहा है, क्योंकि ये जो मार्जिन की कैलकुलेशन होती है रियल टाइम पे होती है। और याद रखना, ये मार्जिन कैलकुलेशन टोटली डिपेंड करता है स्टॉक की वॉलेटिलिटी पे। जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल होगी यानी उसमें रिस्क ज्यादा है, इसीलिए उसका मार्जिन लिया जाता है ज्यादा। जो चीज कम वॉलेटाइल होगी मतलब रिस्क कम है, मतलब उसका मार्जिन लिया जाएगा उतना ही कम, ठीक है। अभी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के लिए हमने मार्जिन 10% ले लिया। अब आपका ब्रोकर क्या बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 10% एज अ बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन करके रख लो, तो मैं आपको ये फ्यूचर बाय करने दूंगा। तो 10% कितना होगा, 5 लाख का 10% मेरे हिसाब से होगा 50,000। तो क्या इन 50,000 को मैं हार्ड कैश बोल सकता हूं? जी हां, हार्ड कैश मतलब मेरा खुद का अमाउंट हो गया ये, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो ट्रेड है इस ट्रेड की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 5 लाख।
मेरे कितने हैं 50,000, यानी ब्रोकर से उधार कितना ले लिया 4.5 लाख। अब आपको लास्ट सेशन का याद होगा, जब भी हम ब्रोकर से कोई उधार ले लेते हैं तो हम एक टर्म एंड कंडीशन पे डिफॉल्ट एग्री करते हैं, और वो क्या है कि 80% अगर लॉस हो गया मेरे अमाउंट का तो ब्रोकर बिना किसी से पूछे मेरी पोजीशन को क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जब भी ट्रेड करना है तो मार्जिन अमाउंट पे ट्रेड होता है, और वो मार्जिन अमाउंट हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेड हमारे अकाउंट में मेंटेन करना होता है। अब मान लेते हैं मैंने ये जो ट्रेड लिया था ये अर्ली इन द मॉर्निंग 10 बजे लिया, और अभी एग्जांपल के तौर पे 2 बज रहे हैं, और ये जो एबीसी फ्यूचर है ये ट्रेड कर रहा है अब 470 पे, 500 पे लिया और 470 पे चल रहा है, तो क्या मुझे लॉस हो रहा होगा? हाँ, कितने का लॉस हो रहा होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूं तो 500 माइनस 470 यानी 30 रुपए का नुकसान, मल्टीप्लाई बाय कितने का लॉट है 1000 का, 1000 शेयर पे 30 रुपए का नुकसान, मतलब टोटल 30,000 का नुकसान। अब मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था वो तो 50,000 था। अब इस 50,000 में से अगर लॉस मुझे 30,000 का हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग रिमेनिंग जो बैलेंस है वो रहेगा मात्र 20,000 का। अच्छा, मेरी पोजीशन इसलिए नहीं घटी क्योंकि 50,000 का 80% होता है 40,000 का नुकसान, बट मुझे नुकसान हुआ है अभी 30,000 का। अगर 40,000 का नुकसान होता तो ब्रोकर मेरे से बिना पूछे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है कि यार ब्रोकर ने मुझे 50,000 पे 5 लाख का माल, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसलिए लेने दिया क्योंकि हमने टर्म एंड कंडीशन पे मैंने एग्री किया था उसके साथ, और वो थी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेड मैं 10% कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का अपने अकाउंट में एज अ बैलेंस मेंटेन करूंगा, जो कि अभी मेंटेन नहीं हो रहा। तो कितना बैलेंस और डालने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें नई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 10% 50,000 कब आया था, जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 5 लाख, बट 5 लाख कब थी, जब फ्यूचर चल रहा था 500 पे, अभी फ्यूचर चल रहा है 470 पे। तो मेरे हिसाब से जो नई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4,70,000, और इसका जो नया मार्जिन निकलेगा 10% वो निकलेगा 47,000। इसका मतलब ब्रोकर के अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में होने चाहिए 47,000 का अमाउंट, बट मेरे अकाउंट में है मात्र 20,000 रुपए। इसका मतलब मुझे कितने और रुपए डालने पड़ेंगे, 27,000 रुपए मुझे और डालने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मैं आज का मार्केट खत्म होने से पहले ये 27,000 रुपए नहीं डालूंगा तो ये 27,000 रुपए एज अ मार्जिन शॉर्टफॉल काउंट होंगे, और इसके ऊपर लगाएगा ब्रोकर मेरे ऊपर पेनल्टी, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। ठीक है, अब हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो 50,000 रुपए हैं, ये जो 50,000 रुपए हैं, इसको बोला जाता है गाइस इनिशियल मार्जिन, और जो हम ये 27,000 रुपए डालेंगे इसको बोला जाता है एडिशनल मार्जिन। तो फ्यूचर में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड जब करते हैं वो होता है इनिशियल मार्जिन पे, और इन केस ऑफ लॉस अगर हमें और पैसा डालना पड़ता है तो उसको बोला जाता है एडिशनल मार्जिन। अच्छा, प्रॉफिट के केस में मुझे एडिशनल मार्जिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रॉफिट से ही मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर की कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, और ये कैश की कैलकुलेशन से टोटली अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया। अभी तक हमने फ्यूचर्स की कैरेक्टरिस्टिक समझी कि फ्यूचर की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज हमने सीखी कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने तक चलता है, सबका लॉट साइज और सबकी एक्सपायरी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन समझी। ठीक है, अब हम यहां इस पॉइंट तक इक्विटी में कैश भी समझ चुके हैं और फ्यूचर भी समझ चुके हैं, बट इन दोनों प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन 2 लेवल पे करते हैं। पहला, एक तो हम कैलकुलेशन वाइज समझते हैं कि फ्यूचर और कैश की कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक
जो है कैश की और फ्यूचर की, उनमें कितना डिफरेंस आता है, ताकि हम कैश और फ्यूचर को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सके। तो सबसे पहले कैलकुलेशन बेस पे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो, इक्विटी में तो इंट्राडे अलग होता है, डिलीवरी की कैलकुलेशन अलग होती है, बट जैसा मैंने इस सेशन के शुरुआत में कहा था, फ्यूचर की एक बहुत खास बात है, आप इंट्राडे करो या कैरी फॉरवर्ड या डिलीवरी कर लो, सेम कैलकुलेशन सेम मार्जिन लगता है, इंट्राडे जैसा नहीं है। तो एक बार कंपैरिजन करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन इंट्राडे लिख रहे हैं, कैश, ठीक है, और तीनों केसेस में हम सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस देंगे ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। मान लेते हैं XYZ करके कोई शेयर है 500 का, इसकी क्वांटिटी है 1000, तो इसकी बाइंग वैल्यू जाएगी 5 लाख। अच्छा, अब कैश में तो 5 गुना मार्जिन मिल जाता है, तो ये ट्रेड हो जाएगा मेरा मात्र 1 लाख रुपए में कैश में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यही ट्रेड डिलीवरी में करता हूं, तो XYZ नाम का शेयर 500 रुपए का चल रहा है, इसकी मुझे क्वांटिटी चाहिए यहां पे भी 1000, तो यहां पे जो बाइंग वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5 लाख। यहां पे किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं मिलती, ठीक है। अब यही अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं, इंट्राडे और डिलीवरी सेम है तो एक ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने XYZ का फ्यूचर बाय किया और फ्यूचर प्राइस चल रहा है 500। अब यहां पे लॉट साइज हमने सेम रख लिया कि 1000 का लॉट साइज है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो निकलेगी 5 लाख, ठीक है। अब फ्यूचर में ट्रेड होता है मार्जिन पे, मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे इसका जो मार्जिन है वो 10% है, तो इसका 10% हो जाएगा टोटल 50,000। अब आप देखें, अगर मैं सेम प्राइस पे सेम क्वांटिटी या सेम लॉट साइज ले रहा हूं, तो कैश में मेरा काम हो रहा है 1 लाख में, डिलीवरी में मेरा काम हो रहा है, कैश के इंट्राडे में हो रहा है 1 लाख में, डिलीवरी में हो रहा है 5 लाख में, और फ्यूचर में हो रहा है 50,000 में। अब भाई तीनों केस में क्वांटिटी तो सेम है, लॉट साइज सेम है, क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 रुपए का भी प्रॉफिट लॉस होता है मुझे, तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपए का अंतर पड़ेगा। यहां पे भी अगर मुझे 1 रुपए का भी प्रॉफिट लॉस होता है, तो मेरे अकाउंट पे यहां पे भी 1000 रुपए से अंतर पड़ेगा, और यहां पे भी अगर मुझे 1 रुपए का भी प्रॉफिट लॉस होता है, तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपए का ही अंतर पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों केस में क्वांटिटी सेम है। अब आप खुद डिसाइड करो, 1000 रुपए कमाना लाख रुपए लगा के, 1000 रुपए कमाना 5 लाख लगा के, और 1000 रुपए कमाना 50,000 लगा के, किस प्रोडक्ट में ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? सही जवाब है फ्यूचर्स में। अब आप सोचो, फ्यूचर्स इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर मुझे, मान लेते हैं मैंने कोई इंट्राडे में ट्रेड लिया है ना, या फिर मुझे कोई ट्रेड लेना है और मुझे कुछ दिन तक उसे रखना है, तो अगर उसका फ्यूचर अवेलेबल है तो वो बेस्ट ऑप्शन है कि मैं फ्यूचर के साथ उसमें ट्रेड करूं, है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपैरिजन किया, ये तो हमने किया कैलकुलेशन वाइज पे। अब हम कंपैरिजन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वाइज पे, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें फ्यूचर और कैश के बीच में। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कैश की कैरेक्टरिस्टिक्स और इस जगह लिखेंगे हम फ्यूचर की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सबसे पहला, भाई कैश में जब भी हम कोई शेयर लेते हैं ना गाइस, तो हमें मिलती है ओनरशिप, यानी हमें मिलता है मालिकाना हक। बट यहां पे किसी प्रकार की ओनरशिप नहीं मिलती, क्योंकि यहां पे हम शेयर्स पे ना ट्रेड करके कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं। पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, आपने गाइस कभी भी ये नहीं सुना होगा किसी के मुंह से, यार कि मेरे है ना शेयर एक्सपायर हो गए, कभी नहीं। ऐसा बोला जाता है, इक्विटी शेयर्स आर परपेचुअल इन नेचर। परपेचुअल शब्द का मतलब तो होता है जो कभी ना खत्म होने वाला। तो यहां पे किसी भी प्रकार की कोई एक्सपायरी नहीं होती, बट फ्यूचर्स में एक्सपायरी आती है, वो भी मंथली। मंथली एक्सपायरी जो कि होती है हर महीने के आखिरी गुरुवार को, यानी लास्ट थर्सडे को,
ठीक है। अच्छा मान लो मुझे कैश में ट्रेड करना है, तो अगर मैं मिनिमम शेयर की बात करूं तो मैं कितने शेयर पे ट्रेड कर सकता हूं? एक। तो यहां पे मैं मिनिमम एक शेयर पे ट्रेड कर सकता हूं, बट एज कंपैरिजन टू फ्यूचर यहां पे मुझे मिनिमम एक लॉट पे ट्रेड करना पड़ेगा, और वो लॉट चाहे 10,000 का ही क्यों ना हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कैश और फ्यूचर का, कि यहां पे मैं एक शेयर पे भी ट्रेड अपनी जर्नी शुरू कर सकता हूं, बट यहां पे मुझे पूरा एक लॉट लेना पड़ेगा। और आज की तारीख में इंडियन मार्केट में जो फ्यूचर्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली हो गए, एंट्री लेवल ही बहुत हाई हो गई है कि 70-80 हजार के ऊपर ही फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना। वहीं पे कैश में हम एक नॉमिनल अमाउंट से भी हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा हम यहां पे लॉट साइज की बात कर रहे थे कि मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा। अब हर फ्यूचर का लॉट साइज अलग अलग होता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि सबके लॉट साइज अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए सेबी ने क्या है, एक नियम बना रखा है एक्सचेंज के साथ मिलके कि जितने भी फ्यूचर्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना गाइस, वो 5 से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, किसके बीच में होनी चाहिए? 5 से 10 लाख। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो XYZ कोई फ्यूचर है, 500 रुपए चल रहा है, इसका जो लॉट साइज है वो है 1000 का, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 5 लाख। तो क्या ये अभी नियम के अंतर्गत चल रहा है? जी हाँ। बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के फॉर्मूले में देखूं तो इसमें प्राइस इनटू लॉट साइज है। अब लॉट साइज तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है? भाव। अच्छा मान लेते हैं भाव हो जाता है इसका 400, जो कि हो सकता है, गिर सकता है भाव, और 400 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका लॉट साइज तो हो जाएगा 4 लाख। क्या ये नियम के अंतर्गत आ रहा है? नहीं। तो इस केस में इसको इस कैटेगरी के अंदर वापस लाने के लिए पता है क्या किया जाएगा? इसका लॉट साइज चेंज करके कर दिया जाएगा 1250। जैसे ही इसका लॉट साइज बढ़ाएंगे अल्टीमेटली ये वापस से 5 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से हमें एक कनेक्शन समझ में आना चाहिए, एक लॉजिक समझ में आना चाहिए लॉट साइज और प्राइस के बीच का। क्या? अगर किसी के फ्यूचर की प्राइस कम है तो उसका लॉट साइज ज्यादा होगा, और किसी फ्यूचर का भाव ज्यादा है तो उसका लॉट साइज कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉट साइजेस डिसाइड किए जाते हैं। अच्छा अब यार ये प्राइस तो डेली बेस पे फ्लक्चुएट होती है, तो क्या लॉट साइज डेली बेसिस पे चेंज किए जाते हैं? नहीं, 6 महीने में रीबैलेंसिंग की जाती है ना। हर 6 महीने में ऑन एन एवरेज 6 महीने का जो भाव होता है वो लेके इनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली जाती है, और फिर डिसाइड किया जाता है कि किसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाने हैं थ्रू इंक्रीजिंग देयर लॉट साइज। जिसका बढ़ाना है उसका बढ़ाएंगे, जिसका कम करना है उनका कम करते हैं। तो ये जो रीबैलेंसिंग होती है लॉट साइजेस की, ये हर 6 महीने में होती है। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। अब हमने कैश और फ्यूचर में 3 मेजर डिफरेंस समझ लिया। इसके बाद चौथा जो डिफरेंस है वो है, यार मान लो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए, अब मैं 500 रुपए में ट्रेड करने जाऊं तो मेरे पास कैश और फ्यूचर में मैं कहां एंट्री कर सकता हूं? भाई कैश में। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि क्या यहां पे लो इन्वेस्टमेंट वाले आ सकते हैं? जी हां, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट मैं आइडिया जैसे शेयर तो ले पाऊंगा, आर पावर, आइडिया, यस बैंक। बट अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे एज कंपैरिजन टू कैश यहां पे हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे मैंने बताया 70 से 80 हजार तो मतलब एंट्री लेवल का अमाउंट है फ्यूचर्स में आज की तारीख में, इक्विटी फ्यूचर्स में। वैसे ही अच्छा कहीं पे अगर अमाउंट कम लग रहा है तो मेरे हिसाब से रिस्क भी कम हो जानी है ना। अगर कहीं पे अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो रिस्क भी हाई हो जाएगी। अगर कहीं पे रिस्क ही कम है तो रिवॉर्ड भी तो कम हो जाएगा। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड। यहां पे रिवॉर्ड भी ज्यादा हो जाएगा। दैट्स इट। These are the basic difference between cash and future guys। आप देखें कितना डिफरेंशिएट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए कैश और फ्यूचर को। यहां पे हमने कैलकुलेशन वाइज डिफरेंस समझा कि कैश और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। ये जो डिलीवरी है इसके नीचे भी कैश लिख देते हैं अपन।
ठीक है। फ्यूचर में इंट्राडे कर लो या डिलीवरी कर लो, कैलकुलेशन सेम रहती है। कैश की तरह नहीं है कि इंट्राडे और डिलीवरी में लिमिट का अंतर आता है, ठीक है, इसलिए उसकी एक ही कैलकुलेशन करी। तो इस कैलकुलेशन से हमको समझ में आया कि अगर कोई मेरे को पोजीशन बनानी है और उसका फ्यूचर अवेलेबल है, वो स्टॉक अगर एफएनओ सेगमेंट में अवेलेबल है, तो फ्यूचर लेना बेस्ट है कैश से, तो ठीक है। फिर यहां से हमने डिफरेंशिएट किया कैश और फ्यूचर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक।